हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 11th का सेट 2 दिसंबर 2023 का सैम्पल पेपर। जैसा कि आपको पता है कि 4 दिसंबर 2023 को आपका सेट 2 का पेपर है। इस बार सभी क्लासेस के पेपर मैथ्स के 4 दिसंबर को ही हैं, तो आप ये देखिए कि सभी क्लासेस के लिए सैम्पल पेपर बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ही दिन में सभी क्लासेस के पेपर हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है आपके लिए बनाने की सैम्पल पेपर, और मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सिलेबस आपको पता ही होगा, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 आपके आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर नंबर 9 है आपका स्ट्रेट लाइंस, और चैप्टर नंबर 10 है आपका कॉनिक सेक्शंस। इनके जो डिलीटेड पार्ट्स थे, डिलीटेड सिलेबस था, अगर पुरानी बुक है आपके पास तो वो सारा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल पर अपडेट रहने के लिए आप भाई सब्सक्राइब करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, तो सारी अपडेट्स मैं जब टाइमली अपलोड करती रहती हूँ चैनल पर। ठीक है, तो सेट 2 का ये सैम्पल पेपर है आपका, जिसका 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेंगे। कुछ जनरल सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। वी ऑल नो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पहले 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, जिनमें ज़्यादातर क्या होता है कि पहले 5 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स या फिलअप्स वगैरह आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 2 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 3 मार्क्स के होंगे। तो अब हम अपना सेक्शन नंबर A से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज, और सीक्वेंस है 5, 25, 125। क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये जीपी है, हम जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लॉजिक से भी काम चला सकते हो। 5, 25, 125। 5 क्या है? 5 पावर 1। 25 क्या है? 5 पावर 2। 125 क्या है? 5 पावर 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 5 पावर 4, जो कि 625 हो जाएगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करती है तो उन पॉइंट्स को हम रिस्पेक्टिवली नाम देते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हम x1 y1 और x2 y2 बोलते हैं बेटा। और जो स्लोप हमारा होता है वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्लोप अपना फिर से मैं लिख देती हूँ, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो y2 4 है और y1 माइनस 2 है, ध्यान देना है। तो 4 माइनस माइनस 2, लेकिन जब तुम नीचे जाओगे तो x2 भी 3 है और x1 भी 3 है। तो डिनोमिनेटर में मेरा आएगा 3 माइनस 3, ऊपर आएगा 6 और डिनोमिनेटर में 0। 6 बाय 0 मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि इस लाइन का जो स्लोप है वो डिफाइन नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स एज। अब ये एलिप्स की इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एलिप्स की इक्वेशन की? अगर हम हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस लेते हैं तो ये होती है, या फिर एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इक्वल टू 1 होती है, यानी यहाँ 1 होना चाहिए। तो दोनों साइड्स आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 400 से डिवाइड करोगे। 4 से 400 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा बच्चे एक्स स्क्वेयर बाय 100 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 400 इज इक्वल टू 1। अब वाई स्क्वेयर के नीचे वाली जो टर्म है, वाई स्क्वेयर का जो डिनोमिनेटर, दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये जो इक्वेशन है वो अपनी इस तरह की बनेगी, एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1।
इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वेयर मेरा 400 आता है, और जब मैं अंडर रूट करती हूँ तो ए की वैल्यू 20 आएगी, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब ये जो एलिप्स आपका, देखो मैं इतना टाइम नहीं लगाना था, मैंने जल्दी से आपको आंसर बता देना था, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा जो भी बेसिक है वो साथ साथ में क्लियर करती चलूँ। तो ये जो एलिप्स है वो ये आपका वर्टिकल एलिप्स बनने वाला है, तो मेजर एक्सिस ये होगा, ठीक है। मेजर एक्सिस चाहे कोई भी हो, मेन बात है लेंथ की, तो मेजर एक्सिस की लेंथ ऑलवेज 2a होती है। a की वैल्यू 20 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40 आ जाएगी। तो 40 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए इतना टाइम लगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है और आपको सारा पता है तो आप वर्बल कैलकुलेट करो, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे दिख जाएगा कि भैया ए की वैल्यू 20 है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a यानी कि 40 आ जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन तो बस मैंने आपको वैसे ही कर दिखाई है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए जरा, इफ a एंड b आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, a और b दो अलग अलग नंबर हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? a इज इक्वल टू g, a इज लेस देन g, a इज ग्रेटर देन g, a इज इक्वल टू 2g। तो a हमारा होता है अर्थमेटिक मीन, a हमारा होता है अर्थमेटिक मीन जो कि होता है a प्लस बी बाई 2, यानी कि दो नंबर्स के बीच का मीन निकालना, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई अब नहीं है ये सिलेबस में, ऐसी कोई बात नहीं। जी होता है ज्योमेट्रिक मीन जो कि होता है ए बी अंडर रूट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए ऑलवेज जी से बड़ा होता है, ठीक है। दिस वैल्यू फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 5 एंड 2, 3 इज। स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, एक को मैंने ए ले लिया 1, 5, दूसरे को बच्चे मैंने बी ले लिया 2, 3, और इन दोनों से जो लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन हमने बतानी है। अगर इसको x1 और इसको y1 ले लूँ, इसको x2 और इसको y2 ले लूँ, तो 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। और 2 पॉइंट्स स्लोप अभी अभी हमने इसी लेक्चर में देखा है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है। तो y माइनस y1 की वैल्यू हो गई 5। अभी आप स्लोप निकाल रहे हो तो स्लोप हो जाएगा 3 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू 1 है। जस्ट सॉल्व इट। y माइनस 5, 3 माइनस 5, ऊपर माइनस 2, नीचे 1 इंटू x माइनस 1। इस 1 का अब कोई रोल नहीं रह जाता है, तो अब हम इस माइनस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2। सब टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ। 2x नेगेटिव था, इधर आकर पॉजिटिव हो गया, प्लस y माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। तो चेक कर लीजिए, चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। 2x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा इरेज कर दें, इसको सारा साफ कर देते हैं। और अब हम चलते हैं, ये हमारे हो गए 5 MCQ। आगे आपको ट्रू फॉल्स फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पर हम आ जाते हैं। मार्क ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चे, 2 नॉन वर्टिकल लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। दो लाइंस हैं L1 और L2, वो पैरेलल हैं। L1 और L2 वर्टिकल नहीं है, स्लैंट है। L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर डिफरेंट। ट्रू और फॉल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये यहाँ पर गलत कहा जा रहा है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप डिफरेंट होंगे, तो नो, इट्स फॉल्स। क्लियर है? दोनों बातें मैं बता देती हूँ। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उनके जो स्लोप्स की प्रोडक्ट है वो -1 होती है। एंड व्हेन L1 इज पैरेलल टू L2, तो बच्चे दोनों का जो स्लोप है वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको, देखो ये तो एक सैम्पल पेपर है ना, किसी भी तरह से घूम के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातें मैं बार बार आपको यहाँ रिवाइज करा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ।
कॉनिक सेक्शन इज एन एलिप्स, बहुत ध्यान से देखना, अ कॉनिक सेक्शन इज एन एलिप्स, कोई भी कॉनिक सेक्शन है वो एलिप्स कब बनेगा? इफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन एलिप्स है ये, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। अगर आपने अच्छे से अपना कॉनिक सेक्शन को रीड किया है तो कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। हम क्या करते हैं कि हम ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट लेते हैं जिसे हम फोकस कहते हैं, ऑलवेज हम एक फिक्स लाइन लेते हैं जिसे बच्चे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। कॉनिक सेक्शन का पूरा चैप्टर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं। 3D का यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से मैंने कॉनिक सेक्शन वहाँ समझाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया है एग्ज़ाम के बाद, अब तो टाइम है नहीं, आप वहाँ से अच्छे से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। अभी भी देखना चाहो तो स्पीड बढ़ा के जल्दी से देख सकते हो, सब डिटेल्स मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बता रखी हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट ये होता है और ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, और एक होता है हमारा मूविंग पॉइंट P। ठीक है, ये पॉइंट जिस हिसाब से मूव करता है उस हिसाब से वो कभी पैराबोला, कभी एलिप्स, कभी हाइपरबोला बनाता है। ठीक है, तो जो इस पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंस होती है PS और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होती है मान लो PM, अगर ये दोनों ऑलवेज इक्वल होती हैं, ठीक है, तो वो पैराबोला बनता है। और PS बाय PM का जो रेशियो होता है वो एसेंट्रिसिटी आपकी कहलाती है। तो पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 होती है, लेकिन हमारा क्वेश्चन एलिप्स पे है और हमारे एलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से ऑलवेज क्या होती है? लेस होती है। E इज ऑलवेज लेस देन 1। E का मतलब है बच्चे PS बाय PM इज लेस देन 1। PM को राइट में ले जाओ तो PS PM से लेस है। PS का मतलब डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फोकस। अब यहाँ ध्यान से पढ़ना, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन फिक्स लाइन, जो कि गलत कह रहा है। हाइपरबोला में ऐसा होता है, तो ये रिजल्ट भी आपका क्या है? फॉल्स है। अगर पैराबोला होता तो हमारा हाइपरबोला होता तो PS PM से बड़ा होता। समझ गए? पैराबोला में दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं, एलिप्स में PS PM से लेस होता है, यानी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो लाइन से लेस होती है, और हाइपरबोला में ये डिस्टेंस ग्रेटर होती है। इज इट ओके? समझ आ गया? आगे बढ़ती हूँ। अब फिलिप्स टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, हाँ ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, दीज आर 3 फिलिप्स। द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स इज, इस एलिप्स की आपको एसेंट्रिसिटी बतानी है, तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में और A और B फाइंड करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में 1 होता है, तो इधर दोनों साइड मैंने 36 से डिवाइड कर दिया। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, x स्क्वेयर बाय 4 प्लस वाई स्क्वेयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये फिर उसी टाइप का एलिप्स है जैसा अभी मैंने कराया है। तो A स्क्वेयर 4 नहीं, A स्क्वेयर 9 है तो A की वैल्यू 3 आ जाएगी, B स्क्वेयर 4 है तो B की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, और अब हमने फाइंड करनी है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी अपनी क्या होती है बच्चे? C बाय A होती है, और C का मतलब होता है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय A। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दो और एसेंट्रिसिटी यानी E की वैल्यू फाइंड कर लो। तो A और B की भी ज़रूरत है हमें, खैर नीचे है A और B की ज़रूरत। तो A स्क्वेयर 9 है, B स्क्वेयर 4 है, अंडर रूट डिवाइडेड बाय A यानी कि 3, तो ये आ जाएगा √5/3। तो जो आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी वो √5/3 आएगी। तो हम इस फिलअप में क्या फिल करेंगे? √5/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को एक बार, थोड़ा सा देखिए अब एक बार। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं ये आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। For what value of x these 3 numbers are in GP? भाई x को क्या वैल्यू दे दें कि ये तीनों के तीनों नंबर GP बन जाएं? तो सबसे पहले तो मेरी बात सुन लो, A, B और C अगर 3 नंबर GP में है तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है B स्क्वेयर इज इक्वल टू AC। कैसे होता है? इन दोनों का रेशियो यानी B बाय A और इन दोनों का रेशियो यानी C बाय B इक्वल होना चाहिए, यानी B स्क्वेयर AC के इक्वल होना चाहिए। अब आपके जो नंबर्स हैं वो है -2/7 x और 7/2। तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया।
तो इनको यहाँ पर यूज करो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। तो बी की जगह तो एक्स रख दो, ए के प्लेस पर रखोगे -2/7, बी के प्लेस पर रखिएगा 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 आ गया। ये तो कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हम x को कोई भी वैल्यू असाइन कर दें वो नेगेटिव स्क्वायर नहीं देगी, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमें दिए गए नंबर्स एक जीपी बना दें। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ x, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीपी नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। और अब जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट 1 मार्क वाले क्वेश्चन पर। हाइपरबोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ऑफ द हाइपरबोला आर। इस हाइपरबोला के फोकी के कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। तो इस x²/9 इक्वेशन देख लो, x²/9 - y²/16 इज इक्वल टू 1 है। तो इसको आप कंपेयर करो x²/a² - y²/b² इज इक्वल टू 1 से। तो a² मेरा 9 आ जाएगा, b² मेरा 16 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी और बच्चे b की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे c की। c कह लो, a e कह लो, वो एक ही बात होती है। तो c की वैल्यू यहाँ होगी a² + b² अंडर रूट, यानी 9 + 16 अंडर रूट 25 जो कि आ जाएगा 5। और इसमें अपना जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी हमारा होता है, कोऑर्डिनेट पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे यहाँ पर, फोकस सिंगुलर होता है, फोकस सिंगुलर होता है। जब फोकी बन जाता है इट मीन्स 2 हो जाते हैं, तो वो हमारा बनेगा ± AE, 0, AE का मतलब C का मतलब 5, तो ±5, 0। तो ये आपका गिवन हाइपरबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया। ये आपके 10 क्वेश्चंस थे 1 मार्क के। अब हम अपने थोड़े लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उन पर चलते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आपने मुझे ज़रूर लिखना है। ये है आपका सेक्शन नंबर बी, 2 मार्क्स ईच आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखते हैं 2 मार्क्स के अपने क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो इसका नाम है a, इसका नाम है b, इसका नाम है c और इसका नाम है d। तो ये बुक वाला क्या कह रहा है कि a और b में से जो लाइन जाएगी AB दैट इज परपेंडिकुलर टू C और D से जाने वाली लाइन को, यानी CD को। और अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया कि जब 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होती है। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे, लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आप ये देखो कि पहले तो AB का स्लोप निकाल लो, यानी कि M1। हाँ, स्लोप ऑफ AB को अगर मैं M1 नाम देती हूँ तो y2 - y1/x2 - x1। ये पॉइंट्स आपको दिख ही रहे हैं, 8 - 6/4 + 2, यानी कि 8 में से 6 गया 2, 2/6 यानी कि 1/3। तो जो अपनी M1 की वैल्यू है बच्चे वो तो आ जाएगी 1/3। और अब हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, स्पेस अच्छा मिल जाएगा। हाँ जी, अब हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ CD। स्लोप ऑफ CD जिसको मैं नाम देती हूँ M2। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं ना, ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनको आपने लेना है। तो वो हो जाएगा 24 - 12/x - 8। 24 में से 12 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 12/x - 8। ये वैल्यू आपकी आ जाती है M2 की। अब दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है तो मैं बता चुकी हूँ M1 और M2 की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। तो यहीं पर इसको हम कर लेते हैं अपना। ये देखो अब बिकॉज M1 M2 इज इक्वल टू -1, तो M1 आ गया 1/3, M2 ये है
12/x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। यहाँ तो ये रह जाएगा 4 1 जा 4 और ये x माइनस 8 राइट में चला जाएगा, -1 पहले से है x माइनस 8। तो 4 इज इक्वल टू -1 को दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करो तो -x प्लस 8। x को राइट में ले जाओ, 4 को लेफ्ट, उल्टा बोल के x को लेफ्ट में ले जाओ, 4 को राइट में ले आओ तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक समझना था कि किन्हीं दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है और किन्हीं दो पॉइंट से कोई दूसरी लाइन पास कर रही है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, अननोन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये पैरेलल भी दी जा सकती थी आपको, तो भी आपने यही फंडा लगाना था। उस केस में आपने दोनों के स्लोप्स को क्या कर देना था, इक्वल। तो जो बातें हमने यहाँ समझी हैं उनको ध्यान करेंगे कि भाई स्लोप्स कैसे निकाला हमने, पैरेलल है तो स्लोप्स में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स में क्या रिलेशन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखें जरा आप क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 0 2। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो वर्टेक्स तो ऑलवेज हम क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं तो 0 0 पाएगा, और जो फोकस है वो 0,2 पे है। तो हम एक इमेजिनरी डायग्राम बनाने की अगर यहाँ कोशिश करें तो 0,2 पॉइंट यहाँ बनेगा। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? 0,2 पॉइंट यहाँ बनेगा और जब इस पॉइंट पर फोकस है तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्डेड। क्लियर है, बिकॉज ये फोकस है हमारा, तो आप लिखोगे कि इट्स एन अपवर्डेड पैराबोला। इट्स एन अपवर्डेड पैराबोला whose equation is of the form x square is equal to 4ay। क्लियर हो गया कि भाई इसकी इक्वेशन इस टाइप की मिलेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और अब a का मतलब क्या है, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऑलवेज 0,a होते हैं और यहाँ a की वैल्यू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो उस वैल्यू को यहाँ रख दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं मतलब इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। वर्टेक्स 0 0 हो गया और फोकस 0,2 हो जाता है। क्लियर हो गया, 2 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। और अब हम चलते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। एक में चॉइस दी है, एक में चॉइस नहीं दी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिख गया ना, ये आपको सेक्शन नंबर सी है, 3 मार्क्स का है। ठीक है बच्चे, ये सेक्शन नंबर सी 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। चलो 13 पे आ जाओ। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8y और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। वैसे तो इसको करने के 2 तरीके हैं, इसकी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में कम आती है, तो हम इसको स्क्वेयर कंप्लीशन के मेथड से करेंगे। सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, और जिसमें h और k जो होते हैं वो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और रेडियस की वैल्यू कितनी आएगा इधर, रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, r होती है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस अब मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेती हूँ वाई स्क्वेयर माइनस 8y, और राइट साइड में मैं इस कांस्टेंट टर्म को ले जाती हूँ 45। क्लियर हो गया, x की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, y की टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और राइट साइड में कांस्टेंट ले गए। स्क्वायर कंप्लीशन का मेथड 10th क्लास में आ जाता है। स्क्वायर कंप्लीट अगर हम करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, पॉलिनोमियल के लिए, तो x स्क्वायर या y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। अब आपने लेना है x का कोफिशिएंट जो कि 4 है, उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा। सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर तो 4 आ गया, तो आप यहाँ 4 ऐड करोगे।
सुन लो ध्यान से, इस ब्रैकेट में मैं 4 ऐड करूंगी तो मैं राइट साइड में भी 4 ऐड करूंगी। दोनों साइड के जो 4 है वो एक दूसरे को कट कर देंगे तो बैलेंस बना रहेगा इक्वेशन में। ऐसे ही y वाले पर आ जाओ। y स्क्वायर में y का जो कॉफिशिएंट है वो 8 है। 8 का आधा करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। इसका मतलब मुझे दोनों तरफ 16 ऐड करना है, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, और यहाँ भी मैंने कर देना है ये प्लस का 16। दिख रहा है अब आपको ये? अब सुनो ध्यान से, ये जो टर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, वैसे समझाने वाली चीज़ है नहीं। ए स्क्वेयर ये हो गया 2 का स्क्वेयर और 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये हमारा बन जाएगा, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये बन जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वेयर। ये 4 का स्क्वायर है तो सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी y माइनस 4 होल स्क्वायर। राइट साइड में आओ तो 16 और 4 20 और 45, 45 और 20 हो गए 65। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 65 होल स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन को हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। लिखना है ये सब आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप करने जा रहे हो। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यानी कि x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो h कितना है, 2 है ना, यहाँ माइनस के बाद h है, यहाँ माइनस के बाद 2 है। k कितना है, 4 है, और r का स्क्वायर यानी r की वैल्यू कितनी है, रूट 65। अब क्वेश्चन क्या था, पढ़ लो। क्वेश्चन था कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि सेंटर क्या है, सेंटर होता है h कोमा k यानी कि 2,4, और रेडियस कितना है, r यानी कि अंडर रूट 65, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें मैंने 2 चॉइस आपको दे रखी हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 777, 4 टाइम्स 7 अप टू n टर्म्स। इस सीक्वेंस के n टर्म्स का आपने सम निकालना है। स्टेटमेंट आपने देख ली होगी, मैं ऊपर स्लाइड करके एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14। n टर्म्स का सम निकालना है तो Sn नाम दे देते हैं हम इसको, और ये हो जाएगा 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 एंड सो ऑन। ये ना तो एक एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कहीं भी सेम नहीं है। आप देख सकते हो कि 7 और 77 में कितने का गैप है, यहाँ पर हमारा गैप है 70 का, यहाँ गैप है 700 का, यहाँ गैप है 7000 का, और ये एक जीपी भी नहीं है क्योंकि कॉमन रेशो भी सेम नहीं आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम एक अलग स्टाइल लेते हैं, और वो क्या है उसको देखना है। ये कई टाइप में आ सकता है ये आपका क्वेश्चन, 7 की जगह 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो क्या मेथड लगाएंगे हम, सबसे पहले इन टर्म्स में से देखो 7 की जगह 5, 9, 8 कुछ भी हो सकता है, तो उसी को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो। मीन्स 7 से इनको डिवाइड करोगे तो अंदर 1 आएगा, 77 को डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, 777 को करोगे तो 111 आएगा, 7777 को करोगे तो 4 बार 1 आएगा, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? अप टू n टर्म्स ले लेना, यहाँ लिख देना भाई, मुझे याद नहीं रहा, अप टू n टर्म्स। ठीक है, यहाँ भी लिख देना n टर्म्स। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, सभी में एक सा स्टेप चलेगा। 9 से इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, और इस पूरे ही एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 1 जा 9, 11 को करोगे 99, 999, 9 आ जाए तो आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा, अगर फाइनल में ही 9 आ जाए, और अप टू n टर्म्स। क्लियर हो गया? अब अंदर वाली टर्म्स को बच्चे हम एडजस्ट करेंगे, और हम इन टर्म्स को कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखो। जो ये 9 है इसको मैं लिख सकती हूँ 10 - 1, गलत तो नहीं लिख रही हूँ मैं, है ना। 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 1,
अब आगे आ जाओ, 999 को मैं लिख सकती हूँ 1000 माइनस 1, और 4 टाइम्स इसको मैं लिख सकती हूँ 10,000 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। बात समझ में आ रही है? हर एक को हमने एडजस्ट कर दिया। अब मेरी बात सुनना, भैया अंदर n टर्म्स थी, मान लो 10 टर्म थी तो हर एक के 2-2 टुकड़े कर दिए तो ये 10 की जगह 20 हो गई हैं। अब हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म सभी ब्रैकेट की हम यहाँ लेंगे, पहले बाहर 7/9, 10 लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 1000 लेंगे, और फिर भाई 10,000 लेंगे, और ये कहाँ तक चलेगा? ये n टर्म्स तक चलेगा, चलेगा ना भाई। अगर ये सारी की सारी 10 टर्म थी तो 10 ही बार ये सब आएंगी और 10 ही बार 1 आएगा। क्लियर है? और ये जो -1 -1 -1 -1 पीछे चल रहा था, इसको ऐसे करके 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार आ जाएगा? n बार आ जाएगा। और हम यहाँ पर इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये समझ में आया लॉजिक या नहीं आया? बस इसी में सारा खेल है ना भाई। जो ये हमारा 9 था बच्चे, इस 9 को मैंने 10 - 1 लिखा, 10 यहाँ लिख दिया, 1 पीछे चला गया। क्लियर हो गया? फिर 99 था, इसको मैंने 100 - 1 लिखा, 100 यहाँ ले दिया, 1 पीछे ले दिया। तो जितनी बार ये 9 वाली टर्म्स आ रही थी उतनी ही बार ये आएंगी और उतनी ही बार ये आएंगे। क्लियर हो गया? अब अंदर 2 टाइप्स की टर्म्स हैं। पहली वाली टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जीपी है, 10, 100, 1000। 100 को 10 से डिवाइड करो 10 आएगा, इसको इससे करो 10 आएगा, तो ये आपकी एक जीपी बन रही है। क्लियर है? और बाद वाली टर्म्स को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 + 1 + 1 + 1, 1 को 5 बार ऐड करोगे 5 आएगा, 100 बार करोगे 100 आएगा, और n बार ऐड करोगे तो n आएगा। तो यहाँ केवल ये लिखा, अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि इट इज अ जीपी, ए 10 है, आर हमारा 100/10 यानी 10 है। क्लियर हो गया? ऐसे करके आप इसको छोड़ सकते हो, और अभी मतलब एक थोड़ी देर के लिए, और माइनस में इन सभी का सम n हो गया, एंड क्लोज द ब्रैकेट। और अब आप यहाँ लगाओगे जीपी का एसएन का फॉर्मूला। जीपी का एसएन का फॉर्मूला 2 तरीके से होता है। अगर r, अब r आपका ये 10 है भाई, 100 नहीं है, 10 है, 1 से ग्रेटर है, जो r है वो 1 से ग्रेटर है, तो ये बनेगा a × r⁻n - 1/r-1। क्लियर हो गया? तो ये बाहर तो रह जाएगा बच्चे 7/9, और इनका जब अब आप सम लोगे तो a यानी 10 ब्रैकेट में r यानी 10 की पावर n -1/10 - 1। क्लियर हो गया? और सेकंड ब्रैकेट का सम तो डायरेक्ट n आएगा। बस अब इसको जितना सॉल्व होता है कर दो। बाहर 7/9, अंदर ध्यान देना ये तो है 10, इसको नहीं छेड़ेंगे ब्रैकेट में, 10⁻n - 1, और नीचे आ जाएगा 9 और -n। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। कई बुक्स में क्या करते हैं, इस 9 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 7/9। जब आप 9 को एलसीएम लोगे तो ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, और ये 9 इस n से मल्टीप्लाई होकर 9n आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर में 81 लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा Sn यानी कि सम टू द n टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। टेलीग्राम पर ग्रुप है आपका, व्हाट्सएप पर ग्रुप है, वहाँ सब जगह पूछ सकते हो। और अब जल्दी से इसी क्वेश्चन का जो और वाला लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं। ये देखो, थोड़ा मैंने जूम कर दिया है। इफ द pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, then prove that a⁻q - r plus b⁻r - p plus c⁻p - q is equal to 1। भैया कोई जीपी है, उस जीपी में जो p नंबर की टर्म है वो a है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो छोटा a और स्मॉल r है वो तो इसी ने यूज कर लिया,
और हम जब जीपी निकालते हैं तो पहली टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को आर लेते हैं, लेकिन वो तो इसी ने यूज कर लिया। तो इस क्वेश्चन में आप फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से लोगे करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द, देखो लाइक जरूर कर दिया करो, लेक्चर पसंद आए तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, बताओ कि भाई यहाँ पर भी लेक्चर अवेलेबल है ताकि वो भी देख सकें। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। इज इट ओके? राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? थोड़ा मैं जल्दी में लिख जाती हूँ। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो हमें ये पता है कि ए एन क्या होता है, nth टर्म होती है ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन, और इसकी बजाय हम डायरेक्ट इसको कैपिटल में ले लेते हैं। nth टर्म होती है ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन। तो अब हम यहाँ लेंगे, ध्यान से देखना भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कहता है कि जो pth टर्म है वो a है। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? द pth टर्म इज a। तो pth टर्म a है तो pth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a r रेज टू पावर p माइनस वन इज इक्वल टू a। ओके, क्लियर है? इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। जो क्यूएथ टर्म है वो b है। कहाँ है भाई क्यूएथ टर्म? देख लो ध्यान से, ये जो क्यूएथ टर्म है वो b है। तो क्यूएथ टर्म का मतलब a इंटू आर रेज टू पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। और आरएथ टर्म हमारी c है, आरएथ टर्म c है, तो a इंटू आर रेज टू पावर r माइनस वन इज इक्वल टू c। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है? समझ आ गई यहाँ तक बात आपको? अब हम इधर राइट साइड में करेंगे। आप क्वेश्चन देखें कि करना क्या है। प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1। इसको नोट कर लो पहले यहाँ पर कि a की पावर क्यू माइनस आर, b इज टू पावर r माइनस p और c इज टू पावर p माइनस क्यू का आंसर 1 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ थोड़ा अपना स्पेस बना लेते हैं इस तरीके से, और ये वैल्यूज़ को सामने, अब देखो सब चीज़ें फ्रेम में जो है उन्हें हमें उन्हीं की ही ज़रूरत है। हमें a चाहिए, ये रहा, b चाहिए, ये रहा, c चाहिए, ये रहा, और इस रिजल्ट को हमने 1 प्रूव करना है। तो बड़े ध्यान से अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। a की जगह पर ये वाली वैल्यू, a की जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, ठीक है? ये है a की पावर क्यू माइनस आर, तो a की जगह आप लगाओ a r पावर p माइनस वन और पूरे की पावर क्यू माइनस आर। मैं कलर चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। अब आ जाओ b पर, तो b की जगह ये वाली वैल्यू आप लगा दो a r रेज टू पावर क्यू माइनस वन, और b की पावर है r माइनस p, और b की जगह जब हमने ये लगा दिया तो यहाँ पावर लगा दो r माइनस p। अब आ जाओ बच्चे c पर, c की पावर में p माइनस क्यू है, तो c की जगह पहले ये वैल्यू लगाओ a r की पावर r माइनस वन, और पूरे की पावर में ये p माइनस क्यू है, तो यहाँ पर भी हम p माइनस क्यू लगा देंगे। और अब हमारा काम है इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 के इक्वल प्रूव करना। बहुत आसान है। 8वीं क्लास पे आ जाओ। 8th क्लास में रिजल्ट आता था ए बी की पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। पावर सेपरेट हो जाती थी, वही काम हमने यहाँ करना है। ये दो टर्म्स हैं और दोनों पर ये पावर है, तो दोनों की अलग अलग पावर हम यहाँ कर देंगे। तीनों ब्रैकेट्स में हम ऐसा ही करने जा रहे हैं अब, ठीक है? तो ध्यान से देखना, a की पावर में क्यू माइनस आर चला जाएगा, r की पावर ऑलरेडी p माइनस वन है और उसकी भी पावर क्यू माइनस आर। ये जो पावर थी ये अंदर की दोनों टर्म्स पर मैंने सेपरेट कर दी है। अब सेकंड ब्रैकेट पर आ जाओ, a की पावर r माइनस p और ये जो है r
पावर क्यू माइनस 1 उसकी भी पावर आर माइनस पी। थर्ड ब्रैकेट पर आ जाओ, ए पावर पी माइनस क्यू, आर पावर आर माइनस 1 और पूरे की पावर पी माइनस क्यू। 6 टर्म्स हो गई। 6 टर्म्स में ध्यान से देखो तो ए वाली 3 टर्म्स हैं, तीनों को इकट्ठा कर लो, और नहीं तो एक सिंपल सा लॉजिक है, ए रेस टू पावर एम, ए रेस टू पावर एन, और मान लो ए रेस टू पावर पी है, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन प्लस पी। मल्टीप्लाई करते टाइम अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये जो तीनों मैंने येलो मार्क किए हुए हैं वो तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तीनों का बेस सेम है, तो भैया तीनों की पावर ऐड कर दो। तो ए की पावर आ गई क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो ये जो तीनों येलो टर्म्स थी वो तो एडजस्ट हो गई। अब आ जाओ ब्लू पार्ट पर, आर वाली पावर पर, है ना। इनको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। आर की पावर, अब देखो जरा, पहले ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, सारे एक्सपोनेंट के रूल लग रहे हैं यहाँ, ए रेस टू पावर एम रेस टू पावर एन, तो ये हो जाएगा ए रेस टू पावर एम एन, है ना। ए की बेस पर डबल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आर पर डबल पावर है, p माइनस 1 और क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू और प्लस आर। हो गया। अब दूसरे आर पर आ जाओ, दूसरे आर की पावर क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी मल्टीप्लाई होंगे। थोड़ा इसका गैप दे देती हूँ मैं, हम स्लाइड को इसको थोड़ा लेफ्ट में कर लेंगे, ध्यान से देखना कि आर की पावर है, आर पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। और तीसरे आर पर आ जाओ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर पी माइनस आर क्यू और माइनस पी प्लस क्यू। हो गया। अब ध्यान से देखना है, इधर देखो, आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और पी से पी, तो ए की पावर तो केवल 0 रह गई। अब ये तीनों टर्म्स आर में हैं और तो तीनों की जितनी भी पावर है मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों आर की सारी पावर ऐड हो जाएंगी और ये सभी पावर्स एक जगह आपकी आ जाएंगी। और वो एक जगह क्या आ जाएंगी, देखो जरा, अब यहाँ से कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आर की पावर होगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इन चारों को लिखा, प्लस का साइन लगाया। अब इन चारों को लिखूंगी मैं, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और अब मैं लिखूंगी इन चारों को, ठीक है, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। आर की सारी पावर्स ऐड हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो तो ये अपना P नेगेटिव और P पॉजिटिव कट गया, कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो जाएगा। Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव कैंसिल हो गया। और देखो PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, QR से आपका ये RQ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और देखिए बच्चे, तो PR ये नेगेटिव है और ये RP पॉजिटिव है, R नेगेटिव है और R पॉजिटिव है, सब कैंसिल हो जाएंगे और ये बनेगा A रेस टू पावर 0 R रेस टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 into 1 यानी 1 आ जाएगा, विच इज आवर राइट हैंड साइड। मैंने यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट किया था जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये देखो, पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में आ गया है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं था। हमने केवल जीपी की अपनी प्रॉपर्टी लगाकर तीनों टर्म्स निकालनी थी, उनकी जो पावर थी, बाकी सारा खेल आगे एक्सपोनेंट का था। पावर के सारे रूल्स, एक्सपोनेंट के सारे रूल्स यहाँ यूज हो रहे थे जो कि 8th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, उनको बस थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन आपने करनी थी। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सैम्पल, अरे ज़्यादा ही छोटा हो गया, पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर लिखें। लेक्चर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करना है। थैंक यू।